दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे स्टूडेंट के बारे में सुना है जो लाइब्रेरी खुलने से पहले वहां पहुंच जाता था और प्यून के निकालने तक वहां से नहीं हिलता था। एक ऐसा स्टूडेंट जो दोपहर का खाना इसलिए नहीं खाता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, बल्कि इसलिए नहीं खाता था क्योंकि उसके पास वक्त नहीं था। हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जिसने सिखाया कि ज्ञान ही वो हथियार है जो दुनिया की किसी भी तलवार से तेज है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। उनके पास एक या दो नहीं बल्कि 32 डिग्री थी। उनके पास 9 भाषाएं का ज्ञान था और उनकी पर्सनल लाइब्रेरी राजगृह में 50,000 से ज्यादा किताबें थी। लेकिन ये सब उनके थाली में परोस कर नहीं मिला। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे बाबा साहेब की वो अनटोल्ड एजुकेशनल जर्नी जो आपकी आंखें खोल देगी। अगर आप एक स्टूडेंट है और आपको लगता है कि आपकी लाइफ टफ है तो ये वीडियो एंड तक देखना, आपका नजरिया बदल जाएगा। चैप्टर नंबर 1, द स्कूल ऑफ ह्यूमिलिएशन। दोस्तों, किसी भी महान सफर की शुरुआत अक्सर बहुत ही दर्दनाक होती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सफरनामा शुरू होता है महाराष्ट्र के सातारा से। इमेजिन कीजिए एक नन्हा सा बच्चा जिसके दिमाग में हजारों सवाल है, लेकिन उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए उसे एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ रही थी जो किसी भी मासूम के लिए एक बहुत बड़ी थी। भीमराव को क्लासरूम के अंदर बैठने की इजाजत नहीं थी। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक दलित परिवार में पैदा हुए थे। जब बाकी बच्चे बेंच पर बैठकर दोस्ती कर रहे होते तब भीमराव को दरवाजे के बाहर जमीन पर अपना खुद का टाट पोता बिछाकर बैठना पड़ता था। स्कूल का कोई भी कर्मचारी उस टाट को हाथ नहीं लगाता था, इसलिए भीमराव को वो बोरी हर रोज घर से खुद लानी पड़ती थी और वापस ले जानी पड़ती थी। लेकिन सबसे दिल दुखाने वाली बात थी प्यास। पूरा दिन गर्मी में बाहर बैठने के बाद जब भीम को प्यास लगती तो नल को हाथ नहीं लगा सकते थे। उन्हें इंतजार करना पड़ता था प्यून का। प्यून ऊपर से पानी गिराता और भीमराव अपने हथेलियों से पानी पीते। अगर उस दिन प्यून छुट्टी पर होता तो भीमराव को पूरा दिन प्यासा रहना पड़ता था। बाबा साहेब ने बाद में अपनी बायोग्राफी में इस दर्द को टाइटल दिया, नो प्यून नो वाटर। एक बार तो हद तब हो गई जब एक टीचर ने भीमराव को ब्लैक बोर्ड पर सवाल सॉल्व करने के लिए बुलाया। जैसे ही बाबा साहेब उठे, सारे अपर क्लास बच्चे चिल्ला पड़े और ब्लैक बोर्ड के पीछे रखे अपने टिफिन डब्बों की तरफ भागे ताकि बाबा साहेब की परछाई से उनका खाना अपवित्र ना हो जाए। इन सब अपमानों ने भीमराव को तोड़ा नहीं बल्कि उनके अंदर एक आग जला दी। उन्होंने समझ लिया था कि मैं कितना भी साफ सुथरा रहूं, लोग मुझे तब तक अपवित्र मानेंगे जब तक मैं उनसे ज्यादा ज्ञानी नहीं बन जाता। इस संघर्ष में उनके सबसे बड़े साथी थे उनके पिताजी रामजी सकपाल। रामजी जानते थे कि उनका बेटा एक हीरा है। जब भीमराव की किताबों के लिए पैसे कम पड़ते थे तो रामजी ने अपनी पूरी रिटायरमेंट की पेंशन दांव पर लगा दी थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बेटियों का गहना तक गिरवे रख दिए थे ताकि भीमराव की पढ़ाई ना रुके। इसी तपस्या का नतीजा था साल 1907। भीमराव ने मुंबई के लेजेंडरी एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया। आज मैट्रिक एक आम बात है, लेकिन उस जमाने में एक अनटचेबल बच्चे के लिए मैट्रिक पास करना किसी क्रांति से कम नहीं था। उनके समाज में इतनी खुशी थी कि एक पब्लिक सेलिब्रेशन रखा गया। वह एक और महान टीचर कृष्णा जी अरुण केलुस्कर भीमराव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी खुद की लिखी हुई किताब भीमराव को भेंट में दी। वो किताब थी द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। 16 साल की उम्र में मिली उस किताब ने भीमराव को बताया कि धर्म वो नहीं जो भेदभाव करे, बल्कि वो है जो करुणा और समता सिखाए। ये उनके जिंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट था जिसने आगे चलकर भारत का इतिहास बदल दिया। चैप्टर नंबर 2, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। साल 1913। एक जहाज मुंबई के पोर्ट से रवाना होता है। उसमें सवार था एक ऐसा नौजवान जिसके सपने उनके हालात से कहीं बड़े थे। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने भीमराव की काबिलियत को पहचान लिया था और उन्हें एक स्कॉलरशिप दी थी अमेरिका जाकर पढ़ने के लिए। जब डॉक्टर अंबेडकर न्यूयॉर्क की धरती पर उतरे, उन्हें एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। न्यूयॉर्क की हवा में वो जहर नहीं था जो इंडिया में था। वहाँ कोई उनसे उनके जाति नहीं पूछता था, वहाँ कोई उनके परछाई से डरता नहीं था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में वो पहली बार एक अछूत नहीं बल्कि सिर्फ एक स्टूडेंट थे। उन्होंने बाद में लिखा था कि अमेरिका ने मुझे मेरी इंसानियत वापस दी, लेकिन ये आज़ादी उनके आलसी बनने के लिए नहीं थी। बाबा साहब जानते थे कि उनके पास वक्त कम है और काम बहुत ज़्यादा। उनका शेड्यूल देखकर आज के मॉडर्न स्टूडेंट्स भी हैरान रह जाएंगे। वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते और देर रात तक
लाइब्रेरी में ही रहते। अक्सर वो दिन भर 18 से 20 घंटे पढ़ाई करते थे। उनके रूममेट्स बताते हैं कि वो सोते वक्त भी अपने बेड साइड किताबें रखते थे। उन्होंने सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, वो एक नॉलेज मशीन बन चुके थे। इकोनॉमिक्स उनका मेन सब्जेक्ट था, लेकिन उन्होंने सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिक्स सब पर मास्टरी हासिल की थी। उन्होंने 2 साल में एमए और पीएचडी के लिए इतने क्रेडिट्स और सब्जेक्ट पूरे कर लिए जो एक आम अमेरिकन स्टूडेंट को करने में 8 से 10 साल लग जाते थे। यहाँ उन्हें मिले उनके सबसे महान मेंटर जॉन डीवे। डीवे सर एक टीचर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े फिलोसोफर थे। उन्होंने बाबा साहब को सिखाया कि सोशल डेमोक्रेसी क्या होती है। उन्होंने सिखाया कि शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं बल्कि समाज के बुराइयों को जड़ से उखाड़ने के लिए होती है। 1916 का वो साल था जब बाबा साहब ने एक सेमिनार में अपनी लीजेंडरी थीसिस पेश की थी, कास्ट इन इंडिया, द मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। एक 25 साल के लड़के ने अमेरिका के बड़े बड़े स्कॉलर्स के सामने बैठकर ये साबित कर दिया था कि इंडिया का कास्ट सिस्टम कोई धर्म नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल डिवीजन है। न्यूयॉर्क ने उन्हें वो चश्मा दिया जिसे वो दुनिया को अलग नजरिए से देख सके। उन्होंने देखा कि कैसे अमेरिका ने अपनी सिविल वॉर के बाद खुद को दोबारा बनाया। वही विजन उन्होंने अपने दिल में सांझो लिया कि एक दिन मैं भी अपने देश का एक ऐसा संविधान लिखूंगा जो हर इंसान को बराबरी का हक दे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी उनके लिए सिर्फ एक कॉलेज नहीं, उनका इंटेलेक्चुअल रीबर्थ था। चैप्टर नंबर 3, द हंगर इन लंदन। 1916 में कोलंबिया से निकलने के बाद बाबा साहब लंदन पहुंचे। उनका इरादा साफ था, उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स पढ़ना था। वो ग्रे इंच से बारट लॉ करके एक बैरिस्टर बनना था, लेकिन किस्मत उनका इम्तिहान ले रही थी। बीच में स्कॉलरशिप खत्म हो गई और उन्हें अधूरा सपना लेकर इंडिया वापस आना पड़ा। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर वो शख्स नहीं थे जो हार मान ले। उन्होंने इंडिया में नौकरी की, पैसे बचाए और 1920 में फिर से लंदन की धरती पर कदम रखा। लेकिन इस बार हालत और भी मुश्किल थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक ढंग के होटल में रुके या पेट भर खाना खाए। वो लंदन के 10 किंग्स हेनरी रोड में छोटे से कमरे में रहते थे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कॉलर उस वक्त क्या कर रहा था? दोपहर के वक्त जब सारे स्टूडेंट्स बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते थे, बाबा साहब अपने साथ सिर्फ एक पाव यानी कि ब्रेड का टुकड़ा और थोड़ा सा जाम लेकर जाते थे। कभी कभी तो सिर्फ थोड़ा सा बटर और ब्रेड ही उनका पूरा दिन का खाना होता था। क्यों? क्योंकि उन्हें थोड़े से पैसे बचाने थे। उनका लॉजिक बड़ा सिंपल पर दर्दनाक था। अगर मैं आज खाने पर खर्च करूंगा तो कल पढ़ने के लिए किताब नहीं खरीद पाऊंगा। लंदन की उस कड़कती ठंड और बारिश में वो सुबह 8 बजे ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी के दरवाजे पर खड़े मिलते थे। लाइब्रेरी खुलते ही वो अंदर जाते और एक ऐसी सीट पकड़ते जहां से वो हिले ना। वो पूरा दिन बिना रुके, बिना थके पढ़ते रहते। लाइब्रेरी के स्टाफ ने उन्हें एक नाम दे दिया था, द ग्रेट रीडर। उन्हें लाइब्रेरी से बाहर निकलने के लिए गार्ड्स को आकर बताना पड़ता था कि लाइब्रेरी बंद होने का वक्त हो गया है। वो इतनी गहरी पढ़ाई में डूबे रहते थे कि उन्हें पेट की भूख महसूस ही नहीं होती थी। उनका दिमाग सिर्फ उन किताबों में होता था जो उन्हें लोगों की आज़ादी का रास्ता दिखाने वाली थी। लोग पूछते हैं कि उनकी आईसाइट क्यों खराब हुई या उनका स्वास्थ्य क्यों गिरा। उसका जवाब है लंदन में प्रॉपरली नींद ना लेना और आधे पेट ही सो जाना। लेकिन इस तपस्या का क्या फल निकला? जो डिग्री लोग 4-5 साल में पूरी नहीं कर पाते थे, बाबा साहब ने उसे रिकॉर्ड वक्त में पूरा किया। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी सिर्फ 1 साल में खत्म की और उसके बाद हासिल की वो डिग्री जिसके बारे में सुनकर आज भी बड़े बड़े स्कॉलर्स कांप जाते हैं, डीएससी, डॉक्टर ऑफ साइंस। उनकी थीसिस थी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। ये वो रिसर्च थी जिसने बाद में भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बुनियाद रखी। लंदन ने उन्हें ठंड दी, भूख दी और अकेलापन दिया, लेकिन बाबा साहब ने बदले में लंदन से वो ज्ञान छीन लिया जिसने सदियों की गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। चैप्टर नंबर 4, द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, 32 डिग्रीज एंड 9 लैंग्वेजेस। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं क्या यह सच है? क्या सच में किसी एक इंसान के पास 32 डिग्री हो सकती है? दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर कोई आम स्टूडेंट नहीं थे। वो एक एकेडमिक फेनोमेनन थे। उन्होंने 32 डिग्री सिर्फ शौक के लिए नहीं ली थी, बल्कि वो हर उस सब्जेक्ट का मास्टर बनना चाहते थे जो उन्हें उनके समाज की गुलामी के जंजीरें तोड़ने में मदद कर सके। बाबा साहब के पास इकोनॉमिक्स में 2 डॉक्टरेट्स थी, एक अमेरिका से और एक लंदन से। वो उस वक्त के शायद अकेले ऐसे इंडियन थे जिन्हें
जिन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी थी। लेकिन उनका ज्ञान सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं था। वो कानून के एक्सपर्ट थे, वो हिस्ट्री के गहरे स्कॉलर थे और वो फिलोसॉफी के महान विद्वान थे। लेकिन इस ज्ञान की यात्रा में सबसे बड़ी कहानी छुपी है उनके संस्कृत की लड़ाई में। जब वो स्कूल में थे तो उन्हें संस्कृत पढ़ने से रोक दिया गया। कहा गया था कि तुम इस पवित्र भाषा को नहीं पढ़ सकते। उन्हें जबरदस्ती पर्शियन लेने पर मजबूर किया गया। लेकिन बाबा साहब ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया। उन्होंने ठान लिया था कि वो दिखा देंगे कि इंटेलेक्ट पर किसी खास जाति की जागीर नहीं होती। आगे जाकर उन्होंने संस्कृत सीखी और इतनी महारत हासिल की थी कि वो वेदों और पुराणों का एनालिसिस उन्हीं पंडितों से बेहतर करने लगे जो उन्हें रोक रहे थे। सिर्फ संस्कृत ही नहीं, उन्होंने 9 भाषाओं पर अपनी पकड़ बनाई। मराठी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गुजराती, जर्मन, फ्रेंच, पर्शियन और पाली। उन्होंने जर्मन और फ्रेंच इसलिए सीखी ताकि वो इकोनॉमिक्स और फिलोसॉफी की ओरिजिनल किताबें पढ़ सके, ना कि उनका ट्रांसलेशन। उनका मानना था कि ट्रांसलेशन में असली विचार मर जाते हैं। बाबा साहब का मकसद सिर्फ डिग्रीज की दीवार खड़ी करना नहीं था। वो जानते थे कि अगर उन्हें ब्रिटिशर्स से उनकी ही भाषा में लड़ना है तो उन्हें उनसे 2 कदम आगे होना पड़ेगा। वो जानते थे कि जब वो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलेंगे तो उनका ज्ञान ही उनका सबसे बड़ा बॉडीगार्ड होगा। उनकी हर डिग्री एक हथियार थी और हर भाषा एक ढाल। उनका पूरा जीवन इस बात का सबूत है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है ये मायने नहीं रखता, आपका दिमाग कहाँ तक जा सकता है वही आपकी असली पहचान है। चैप्टर नंबर 5, द स्ट्रेंज ऑफ स्ट्रगल, 10 किंग हेनरीज रोड। दोस्तों, लंदन की भीड़भाड़ वाली सड़कों से थोड़ा दूर एक शांत इलाका है जिसे प्रीमरोज हिल कहते हैं। वहाँ 10 किंग हेनरी रोड्स पर एक पुराना 3 मंजिला घर खड़ा है जो बाहर से देखने में शायद आम लगे, लेकिन इसकी दीवारों में एक ऐसे संघर्ष की गूंज है जिसने भारत का भाग्य बदल दिया। ये वही कमरा है जहाँ साल 1921 और 1922 में एक नौजवान भीमराव अंबेडकर ने अपनी जिंदगी की सबसे कठिन और सबसे लोनली रातें गुजारी थी। इमेजिन कीजिए, बाहर लंदन की जाम देने वाली ठंड थी, बारिश हो रही थी और अंदर एक ऐसा इंसान ठिठुरते हुए आधे खाली पेट सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी में दुनिया के सबसे बड़े मुश्किल इकोनॉमिक्स और लॉ के कॉन्सेप्ट्स समझ रहा था। सालों तक ये घर एक अनजानी इमारत था, लेकिन साल 2015 में डॉक्टर अंबेडकर की 125th बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने इसे 31 करोड़ रुपए में खरीद कर एक इंटरनेशनल मेमोरियल और म्यूजियम बना दिया। और जब आप उस घर की दहलीज पर कदम रखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त थम गया हो। वहाँ उनकी वो मशहूर वॉकिंग स्टिक रखी है, उनका पुराना ओवरकोट है जो उन्हें लंदन की ठंड से बचाता था, और सबसे खास उनका वो बिस्तर और वो टेबल जहाँ वो बैठकर दिन रात पढ़ाई करते थे। उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ जैसी महान रिसर्च लिखी थी। उनकी किताबों की खुशबू आज भी उस कमरे में बसी है। वहाँ खड़े होकर आपकी आंखें नम हो जाएगी जब आप दिखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखने वाला इंसान कभी कितनी सादगी और कितनी तकलीफ में रहता था। ये म्यूजियम सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये आज दुनिया भर के स्टूडेंट्स के लिए एक तीर्थस्थल बन चुका है। हर साल हजारों लोग, चाहे वो इंडिया से हो, अमेरिका से हो, जापान से हो, यहाँ सिर्फ ये देखने आते हैं कि विल पावर क्या होती है। ये घर हमें सिखाता है कि अगर आपके इरादे बुलंद हो तो एक छोटा सा कमरा भी पूरी दुनिया को बदलने का कंट्रोल रूम बन सकता है। बाबा साहब ने लंदन को अपना खून और पसीना दिया और बदले में लंदन ने उन्हें वो ज्ञान दिया जिससे उन्होंने करोड़ों लोगों की किस्मत बदल दी। आज ये अंबेडकर हाउस इस बात का गवाह है कि इंसान मर जाता है लेकिन उसकी मेहनत और उसकी किताबें हमेशा जिंदा रहती है। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर की शैक्षणिक यात्रा सिर्फ एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है, बल्कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। बाबा साहब ने सिखाया कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तब ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। उन्होंने कहा था, एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ टाइग्रेस एंड हुएवर ड्रिंक्स इट विल रोर। आज हम 2026 में जी रहे हैं। हमारे पास AI है, इंटरनेट है और हर किताबें हमारे मोबाइल पर है, लेकिन क्या हम उनकी भूख का 1% भी महसूस कर पा रहे हैं? बाबा साहब ने 32 डिग्री इसलिए नहीं ली थी कि वो अपने दीवार पर फ्रेम्स लगा सके, बल्कि इसलिए ली थी ताकि उनकी हर डिग्री उनके कलम को इतनी ताकत दे सके कि वो करोड़ लोगों की किस्मत बदल दे। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने का मतलब सिर्फ उनके स्टैचू पर फूल चढ़ाना नहीं है। असली ट्रिब्यूट तो तब होगा जब आप अपने हाथों में किताब उठाएंगे, अपने दिमाग को विकसित करेंगे और इतने काबिल बनेंगे कि ये दुनिया आपको झुककर सलाम करे।
याद रखिए, उन्होंने रास्ता दिखा दिया है, अब चलना हमारा काम है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जय भीम लिखकर जरूर बताएं और इस मोटिवेशनल जर्नी को हर उस स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जो हार मान रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।